वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का जो चैप्टर फर्स्ट अपने स्टार्ट करवाया था उसमें फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अपने जो 1.1 है एक्सरसाइज जो आपके 1.1 है प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट मैंने करवा दी। आज उसी के आगे चलते हैं, प्रश्नावली 1.2 को किया जाए। तो ये भी देखो खूब आसान प्रश्नावली है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रश्नावली 1.2 1.2 के अंदर देखो कुछ नहीं है। पहला प्रश्न तो सीधा सिंपल है कि आप HCF ज्ञात कीजिए। क्या निकालना आपको? HCF निकालना है। जैसे एक प्रश्न को लेके मैं आपको हल करके बताता हूँ। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, HCF भी नहीं निकालना है, सिर्फ दी गई जो संख्याएं हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों के अंदर आपको तोड़ना है भाई। जो प्राइम नंबर है उनके अंदर आपको उन्हें डिवाइड करवाना है भाई। जैसे क्या दे रखा है? पहले का पहला 140 दे रखा है, 140 आपको दे रखा है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे भाई? भाग लगाएंगे। पहले अभाज्य संख्या होती है 2, पहले 2 का लगाया जाएगा, 2 का नहीं जाएगा फिर 3 का, 3 का नहीं जाएगा तो फिर किसका? 5 का। अभाज्य संख्याओं से ही आपको डिवाइड करवाना है। जैसे देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इन सभी संख्याओं में किसका? 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग 14 में चला गया 7 बार, फिर ये 0 लिखा, फिर 2 का फिर जाएगा, फिर 2 का लगाया 7 में गया 3 बार, और 1 और 0 क्या हो गया? 10। कितनी बार? 5 बार। अब इसमें 5 का लगाओ, क्योंकि 3 का नहीं जा रहा है, 2 का तो जा ही नहीं रहा है, 3 का नहीं जा रहा है। पीछे इकाई का अंक 5 होगा तो 5 का ही भाग जाएगा। कितनी बार चला गया? 7 बार। और 7 में किसका? 7 का खुद का ही भाग जाएगा। तो 140 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई 2 बार आ रहा है तो इसको पावर बना के भी आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आपका 140। ये आंसर आ गया बस। तो जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या है? काफ़ी आसान है। सभी को आपको इसी क्रम में लिखना है। एक आधा मैं आपको और करवा देता हूँ, ठीक है? तो देखो कर लेते हैं। 5005 का और करवा लें, शायद ये है आपका फर्स्ट का जो फोर्थ प्रश्न है वो और कर ले। फर्स्ट का जो फोर्थ है क्या दे रखा है? 5005 आपको दे रखा है। तो देखो 5 के पाड़े से कैंसिल हो रहा है तो 5 का भाग लगेगा, 5 का भाग 5 में एक बार, फिर 0 0, फिर 5 में एक बार। अब देखो इसमें किसका जाएगा? 2 का तो नहीं जाएगा, इकाई का अंक क्या नहीं आ रहा? सम संख्या नहीं आ रही, तो 2 का तो जाने वाला है नहीं। 3 का नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग है वो 3 से विभाजित नहीं है। 5 का नहीं जाने वाला, तो अब किसका जाएगा? 7 का। तो 7 का भाग आप लगा देवे। 7 का भाग देखो 10 में लगेगा एक बार, फिर रह गया कौन आपका? 3, फिर लिखा 0। 700 का 28.4 बार, फिर रह गया 2, फिर लिखा 1, 7 या 21, ये चला गया। तो 143 बार भाग चला गया किसका? 7 का। अब 143 के अंदर किसका भाग जाएगा? 143 के अंदर किसका भाग चला जाएगा? तो 143 के अंदर भाग जाएगा किसका? 11 का भाग चला जाएगा। किसका भाग जाएगा? 11 का। 11 एकम 11, फिर रहेगा 3, 11 33, 13 बार। 13 में किसका जाएगा? 13 का जाएगा। कितनी बार? एक बार। तो देखो 5005 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आंसर आ गया, क्योंकि इसमें पावर के रूप में नहीं लिखेंगे, सभी संख्याएं क्या एक एक बार आ रही है और क्या आ रही है आपकी? अलग अलग आ रही है। तो ऐसे जो प्रश्न नंबर 1 आपको दे रखा है उसमें जितने भी पार्ट हैं वो आप इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड करवाते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसे आप हल करवा सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको किया जाए। LCM और HCF ये दोनों आप आने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है कि अभाज्य गुणनखंड करवाने आपको आने चाहिए। जब अभाज्य गुणनखंड करवाना आप सीख जाते हो उस कंडीशन में फिर आप सीखते हो क्या? HCF और LCM। सेकंड प्रश्न ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है।
एक नियम होता भी, एक नियम आपको भी याद रखना है कि यदि दो संख्याएं आपको दे रखी है तो दो संख्याओं का गुणन है वो हमेशा ही उन दोनों संख्याओं के HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ये नियम अपने को याद ही रखना है भाई। जब भी कभी आपको दो संख्याएं दे रखी हो तो उन दोनों संख्याओं को आपस में आप क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा लें, और उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM को निकाल के मल्टीप्लाई करवाओगे तो दोनों कंडीशन में LHS और RHS क्या रहता है, हमेशा बराबर रहने वाला है। तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी बेस पे है। पहले तो ये कह रहा है कि HCF और LCM निकाल लो, ठीक है। निकालने के बाद इसका सत्यापन करवाओ क्या सही है या गलत आ रहा है। तो देखते हैं। पहला दे रखा है 26 और 91, 26 और 91 दे रखा है। पहले प्रश्न दे रखा है 26 और 91, 91। सबसे पहले LCM HCF निकालने के लिए इनके अभाज्य गुणनखंड करवाओ। तो देखो 26 का यहाँ कर लेंगे, 91 का इधर करेंगे। 26 मतलब 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13। 13 में किसका जाएगा, 13 का। कितनी बार, एक बार। तो देखो भाई 26 के टुकड़े क्या आ गए, 2 इंटू 13। अब 91 है, 91 में देखो आप किसका भाग जाता है, क्या 2 का जाता है, नहीं जाता, 3 का, 4 का सॉरी देखना नहीं है, 5 का, 6 का, ऐसे 6 का भी नहीं देखेंगे, 7 का भाग चला जाएगा। 7 का भाग चला जाएगा, 7 एकम 7 और 7 के 21, 13 बार। फिर 13 में जाएगा 13 का एक बार। तो देखो 91 है, उसके भी आपके पास फैक्टर है, जो गुणनखंड है वो क्या है, 7 इंटू 13 आ गए। HCF निकालना भी, तो देखो 26 व 91 का HCF पहले बता देता हूँ क्या है। HCF क्या होता है, जो चीज़ कॉमन है, कॉमन फैक्टर होता है। दोनों संख्याओं के गुणनखंड मैंने लिख के रखे हैं, आप ये देखें कि कॉमन क्या आ रहा है। देखो 13 आ रहा है, 13 यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक की बार आ रहा है, तो एक की बार क्या लिखा जाएगा, 13, ये आ गया। तो इनका HCF आ गया। LCM लेना है, तो 26 व 91 का LCM क्या होता है, LCM होता है सभी चीज़ों को लिखना है, ज़्यादा बार आ रखी है उस मैटर को लिया जाए। तो 2 यहाँ एक ही बार आ रहा है, 2 को लिखा। 13 इसमें भी एक बार आ रहा है, नीचे वाले में एक बार आ रहा है, तो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। इनटू क्या लिखा जाएगा, 7। तो इसका जो LCM है, 2 की गुणा 13 से क्या आएगा, 26, 26 की गुणा 7 से आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 182 आ जाएगा। क्या आएगा, 182 आपको मिल जाएगा। HCF LCM आपने निकाल लिए। निकालने के बाद इस जो गुणधर्म मैंने ऊपर लिखा है इसको सत्यापन करवाए जाए। तो देखो दो संख्याओं का गुणा आप करवाओ, दो संख्याओं का गुणन किसका होगा, 26 की गुणा 91 से आप करोगे तो मैं आपको सीधा लिख देता हूं, 2366 आता है। क्या आता है, 2366। इन दोनों की गुणा आप कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। अब आप HCF और किसकी, LCM की गुणा करवाओ। HCF आपका क्या रहा, 13, LCM क्या रहा, 182 गुणा करोगे, इसका भी क्या आएगा, 2366 आएगा। तो ये लास्ट वो नियम है, इसको वापस यहाँ उतार देंगे। आता है दो संख्याओं का गुणन बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये आपका जो सेकंड प्रश्न है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार आपको ये वाला प्रश्न करना है। तो ऐसे इसमें 3 प्रश्न है, एक मैंने आपको करवा दिया, 2 आपको खुद को करने। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चले। हाँ, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आगे चलते हैं अपने प्रश्न संख्या जो 2 है उसमें आपको 2 क्वेश्चन और दे रखे हैं, ठीक है, वो आपको खुद को करने। और उनमें यदि कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, दोबारा से मैं आपको करवा दूंगा। अब आगे चला जाए, जो क्वेश्चन संख्या आपकी जो 3 है, प्रश्न नंबर जो आपका 3rd है उसको करेंगे। तो देखो तीसरे प्रश्न में वो क्या पूछना चाह रहा है, किस प्रकार से आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब ले लेते हैं आपका प्रश्न नंबर 3। तो देखो भाई 3 के अंदर वो क्या पूछना चाह रहा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रश्न में के अंदर क्या आपको दिया हुआ है, प्रश्न में क्या पूछना चाहता है। अच्छा, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का मैस है, मतलब HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
HCF और LCM है वो आपको सिर्फ और सिर्फ निकालना है। अब देखो पहले जैसे दो संख्या दे रखी है, अब तीन दे रहा है वो 12, 15 और 21। जैसे इसका तीसरे का जो पहला है वो कह रहा है 12, 15 और 21। इनका आपको निकालना है क्या, एक तो HCF और एक LCM। इन तीनों संख्याओं का HCF और क्या निकालना आपको, LCM निकालना है। पहले इनको अभाज्य गुणनखंड बनाओ भाई, सभी के 12 के, फिर 15 के, फिर 21 के बनाएंगे, फिर इनका HCF देखा जाएगा, फिर इनका LCM देखा जाएगा। देखो 12 में 2 का भाग जा रहा है 6 बार, फिर 6 में फिर 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 3 में किसका जाएगा, 3 का 1 बार। 15 के अंदर किसका जाएगा, 3 का जा रहा है 5 बार। पहले छोटी संख्या से भाग लगाना चाहिए। 5 में किसका जा रहा है, 5 का 1 बार। 21 में देखो 3 का जा रहा है कितनी बार, 7 बार। 7 में किसका जा रहा है, 7 का 1 बार। तो कुल मिला के जो 12 है उसके गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 3। 15 है उसके गुणनखंड क्या आ गए, 3 × 5। और जो 21 है उनके गुणनखंड क्या आ गए, 3 × क्या आ गया आपका, 7 आ गया। क्या आया, 3 × 7 आया। अब इन तीनों का HCF आप देखो, तीनों के अंदर कोई चीज कॉमन आ रही है क्या, देखो 2 यहाँ आ रहा है, इन दोनों के अंदर नहीं आ रहा तो 2 को लिया नहीं जाएगा। 3 देखो तीनों के अंदर आ रहा है तो 3 को लेंगे। एक बार ही आ रहा है तो एक बार लिखेंगे। तो HCF तो इनका क्या आ जाएगा आपका, 3 हो गया। 7 नहीं आ रहा तीनों के अंदर, 5 भी तीनों के अंदर नहीं आ रहा। LCM के अंदर क्या काम करवाना है, सभी को लेना है। 2 बार आ रहा है 2 बार लिखो भाई, 2 × 2, फिर × 3 एक बार आ रहा है एक बार लिखना है। 5 एक बार आ रखा है एक बार लिखा जाएगा। 7 एक बार आ रखा है एक बार लिखा जाएगा। अब इनकी गुणा करवा ले भाई, यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ से 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60, 60 और ये हो गया 420। ये हो गया आपका LCM। तो इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड करवाने के बाद उनका LCM और HCF आपको निकाल लेना है। अगर कोई संख्या में आपका कॉमन नहीं आ रहा, मान लो कि आपने अभाज्य गुणनखंड बनाए और आपका क्या इनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन अगर नज़र नहीं आए, तो 1 है वो हमेशा ही क्या होता है, एक उस कंडीशन में आपका HCF कहलाता है। जो 1 होगा ना, उस समय जब आपके पास तीनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं आए, उस समय HCF हमेशा क्या लिखा जाएगा, 1 फिक्स है। क्योंकि देखो 1 सभी के साथ आता ही है, देखो क्योंकि आप यहाँ × 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आप 1 लिख सकते हो, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, 1। जिस कंडीशन के अंदर कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही हो, उस कंडीशन के अंदर उन तीनों का या चारों का जो भी संख्या आपको दे रखी है, उन सब का जो HCF होता है वो हमेशा ही आपको क्या ले लेना है, 1 मान लेना भी, ठीक है। तो तीसरे में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं आपको इसी क्रम में ऐसे ही आपको सॉल्व करवाने, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो तीसरे के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक मैंने आपको करवा दिया, 2 आपके प्रैक्टिस के लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप चौथा प्रश्न करें भी। चौथे प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि HCF 306 और 557 का HCF क्या है, 9 है, और इनका LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी करते हैं। देखो जो नियम आपने पढ़ा है वही लगाएंगे। LCM चाहता है, दोनों संख्याओं की जानकारी भी इसने छोटे रूप में अपने को दे रखी है। कैसे, ये कह रहा है कि HCF किसका 306 और 657 है, शायद देख लेते हैं क्या दे रखा है आपको, 657। इनका जो HCF है वो क्या है, 9 है। और इसने पूछा है कि LCM ऑफ किसका 306 और 657 का जो LCM है वो आपको बताना है। तो देखो दोनों संख्याएं आपको दे रखी हैं, तो देखो संख्याएं मैं लिख देता हूँ। संख्याएं देखो ब्रैकेट के अंदर दे रखी है। संख्याएं आपकी क्या हो गई, 306 और 657 संख्या हो गई दोनों। अब अपने को ये मालूम है वो नियम कि दो संख्याओं का गुणा बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो देखो निकालना क्या है, LCM चाहिए, तो HCF यहाँ से हटाओ, गुणा के अंदर है, कहाँ जाएगा, भाग के अंदर चला जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणा है बटा HCF बराबर आपका क्या आएगा, LCM। तो दो संख्याओं गुणा के अंदर लिखो,
306 इंटू 657 बटा HCF क्या दे रखा है 9। LCM आप काटापीटी करोगे तो आ जाएगा। अब किसका भाई 9 का भाग लगा दिया जाए। 9 का भाग किसके अंदर जाएगा? 9 का भाग आपका 306 में चला जाएगा 306 में चला जाएगा। तो देखो यहाँ से काटे 9 एकम 9, 3 बार जाएगा 9 3 27, फिर क्या रह गया 3 और 6 और 4 बार 36। तो कुल मिला के एलसीएम आपका क्या आ रहा है? एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 इंटू 657। 34 की 657 से आप गुणा करवा लोगे तो गुणा तो आप कर ही लोगे, है ना। मैं आपको सीधा ही लिख देता हूँ। तो उस कंडीशन में आपका आ जाएगा 22 33 8। क्या आएगा? 22 33 और 8 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। पूछी गई दोनों संख्याओं का क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो बस ये सूत्र आपको याद ही रखना है। ये सूत्र हमेशा ही क्या है? बिल्कुल सर्वदा क्या आता है? सत्य ही आपको मिलता है। तो इस प्रश्न का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और आगे चलते हैं। 5वां छठा प्रश्न क्या पूछ रखा है उसने। ठीक है, इसके आगे और चला जाए। इसको तो मैं मिटा देता हूँ। इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर अपना क्या रहने वाला है 5वां, उसको देखा जाए। तो देखो 5वें प्रश्न में वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है बिल्कुल छोटा सा आसान है। देखो 5वें प्रश्न में वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? ये पूछना चाह रहा है कि जो 6 की पावर n है, n मतलब n आपको कहां से लेना है? प्राकृत संख्याओं में से आपको लेना है। ये कह रहा है कि n की वैल्यू आप ऐसी कुछ रखो ताकि इसको एक्सपेंड किया जाए, खोला जाए, प्रसारित करवाया जाए। तो क्या ऐसा कोई अंक कभी मिलेगा क्या जहां इकाई का अंक क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अपने को ये जानकारी के अंदर है कि यदि इकाई का अंक 0 होता है तो जो संख्या आपने ले रखी है उसमें किसका भाग जाना चाहिए भाई? 5 का तो पक्का ही जाना चाहिए। तो अगर 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये अपने कह सकते हैं कि दी गई जो संख्या है उसमें इकाई का अंक क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। तो ये आप लिख सकते हैं कि इकाई का अंक 0 होगा तो इकाई का अंक 0 या 0 होगा तो संख्या 5 से भाज्य है। 5 से क्या है? भाज्य होगी। अब अपने इसके गुणनखंड करवा के देखे। 6 की पावर n है। एक काम करो, पावर को कहाँ लगाओ? बाहर। अंदर क्या रहेगा? 6 के आप टुकड़े करोगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 2। 3 इंटू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। क्या इनमें 5 का भाग जाता है क्या? भाई बिल्कुल नहीं जाता। 5 तो इनके अंदर आ ही नहीं रहा है ना, नहीं आ रहा, न 0 नजर आ रहा है, तो 5 का भाग नहीं जाएगा। तो ये लिखेंगे कि जो कि 5 से भाज्य नहीं है। जो कि क्या है? 5 से भाज्य नहीं है। ये 5 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब ये समझ आएगा कि आता है 6 की पावर n का इकाई का अंक 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। पूछा था कि 0 होगा कि नहीं होगा, तो पता लगा लिया भाई इकाई का अंक क्या नहीं आएगा? 0। क्योंकि इकाई का अंक यदि 0 होता है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अपने 6 के टुकड़े करवाए भाई 3 इंटू 2। तो पावर आप अलग अलग लगा रहे हो तो देखो क्या बना? 3 की पावर n और 2 की पावर n। अब यहाँ ये जो संख्या लिख रखी है उसमें 5 का भाग जाने वाला नहीं है। तो नहीं जाने वाला अपने ये कह सकते हैं कि जो अवधारणा इन्होंने दे रखी है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, ऐसा संभव नहीं है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चला जाए। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं। इसके आगे जो प्रश्न नंबर आपका छठा है उसमें 2 संख्याएं आपको दे रखी हुई। क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13।
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। एक संख्या तो दे रखी है आपको ये वाली, ठीक है। एक संख्या और दे रखी है, वो लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 7 से चालू है ये संख्या। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। अब ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इन दोनों संख्याएं जो आपको दे रखी हैं, ये दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य है, क्यों है। अब एक काम आप करें भाई, ऊपर वाली देखो दो संख्या एक नहीं, देखो यहां तक और प्लस के बाद एक संख्या और आ रही, तो ऊपर की दोनों संख्याओं में से कॉमन नजर आ रहा है कोण 13, तो कॉमन लो। 7 इंटू 11 प्लस का क्या आ गया आपका 1 आ गया। नीचे भी आप देखोगे गौर से दो संख्याएं आपको, एक प्लस के इधर वाली एक प्लस के बाद वाली, इन दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ रह गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो देखो कॉमन लेने के बाद आप ये देखें गौर से कि भाज्य संख्याओं का नियम क्या होता है। आपने जैसे वो अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाले, 12 के निकाले थे, क्या निकाला अभी 2 का भाग गया, फिर 2 का चला गया, फिर 3 का चला गया। तो एक भाज्य संख्या होती है, देखो एक भाज्य संख्या को आप क्या काम करवाते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के अंदर आप क्या काम कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यदि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के अंदर तोड़ा जाए तो वह संख्या क्या होगी, भाज्य होती है। तो आप ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंड है, जो कि अभाज्य गुणनखंड है। मैं दोनों के अंदर देखा क्या आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये लिख सकते हैं, कहता है विभाज्य के नियम से, विभाज्य के नियम से यदि कोई संख्या भाज्य है तो उसे अभाज्य गुणनखंडों के अंदर, कहाँ पे, अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अतः संख्याएं क्या है, भाज्य। अतः संख्याएं कैसी है भाई, भाज्य हैं। तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। समझ तो आ गया कि जब एक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के अंदर तोड़ दिया जाता है तो उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि दी गई संख्या कैसी है, अभाज्य नहीं होके संख्या क्या आपकी भाज्य होगी। ठीक है, तो यही लाइनें मैंने लिखी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। ठीक है, मिटा दूं। लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का 1.2 का 7वां प्रश्न। इसमें देखो दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। हाँ भाई सुने क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ बनाया गया। ठीक है, मैदान के बार बार क्या है, भ्रमण पथ टाइप में वर्ताकार वृत्त के अनुसार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही साइड चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वे प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे तो समय तो क्या लगेगा, ज़्यादा लगने मतलब क्या हो गया कि संख्याओं का आपको क्या निकालना है, अधिकतम मतलब HCF आपको निकालना है। तो पहले लिखा जाए कौन कौन दे रखा है, सोनिया द्वारा लिया गया समय, चक्कर लगाने में लिया गया समय, सोनिया कितना समय लेती है, 18 मिनट का। और इसी प्रकार जो रवि है उसके द्वारा लिया गया टाइम क्या है, 12 मिनट। और अब लिखेंगे कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे भाई, HCF लेना पड़ेगा आपको, HCF लेना पड़ेगा किसका, 18-12 का HCF निकाल लोगे वही आपका समय आ जाएगा। तो HCF निकालो, 18 के गुणनखंड आप करवाओ। तो चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये लो 18 के, और इधर क्या कर देता हूँ मैं 12 के। 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर 3 का, फिर किसका जाएगा 3 का, 12 में 2 का 6 बार, फिर 6 में 2 का 3 बार, 3 में ये। तो देखो 18 के गुणनखंड क्या है, 2 × 3 × 3,
और किसके 12 के गुणनखंड के आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो दोनों का HCF निकाल लो। HCF क्या रहा है कॉमन, देखो 2 इसमें एक ही बार आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर 2 बार आ रहा है, बाकी 2 बार नहीं लेना है। HCF कॉमन आपको लेना होता है, कॉमन एक ही बार आ रहा है 2। 3 देखो यहाँ 2 बार आ रहा है, बाकी एक बार आ रहा है नीचे वाले में, तो आप एक बार ही पढ़ोगे तो क्या आ गया 3 इंटू 2 आ गया 6। इसका मतलब हो गया कि 6 मिनट के बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये लिखेंगे क्या आता है 6 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ तो आप आराम से देखना, है ना, साथ में बोल रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप उसे सुन के लिख सकते हैं। तो ये आज हो गया आपका कौन सी प्रश्नावली पहली है, जो उसकी प्रश्नावली पहली की एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है आज 1.2। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।